नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम, नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे, महाराष्ट्र से। हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि जब निदान हम लोग देखते हैं, निदान पंचक, उसमें हमने निदान देख लिया, फिर उसके बाद में पूर्व रूप देख लिया, फिर रूप देख लिया, उपशय देख लिया। अब पांचवा जो घटक है वह है संप्राप्ति। वह हम लोग देखेंगे और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संप्राप्ति जो है वह जानना बहुत जरूरी रहता है कि व्याधि किस तरह से हो रही है। इसीलिए अपने ग्रंथकारों ने ऐसा बोला है कि यथा दुष्टेन दोषेन यथा चानो विसर्पता निवृत्ति रामास्यासो संप्राप्ति जाति रागति ही, ऐसा श्लोक में बताया है। इसका मतलब है कि यथा दुष्टेन दोषेन, इस प्रकार दोष जो है वो दुष्ट हुए, दोष जो प्राकृत अवस्था में थे, साम्यावस्था में थे, इस तरह से मिथ्याहार विहार किया गया तो दोष दुष्टि हुई। यथा चानो विसर्पता, इस तरह से वह पूरे शरीर में फैलते गए जो खराब हुए दोष है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि कल का न्यूज देखेंगे तो ऐसा पता चलेगा कि यमुना नदी जो है वो एकदम अमोनिया उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया है, झाग झाग हो गई है दिल्ली में। तो यथा चानो विसर्पता, इस तरह से दुष्ट जो दोष है वो पूरे शरीर में फैल के प्रसारित हो गए और उसके वजह से व्याधि इस तरह से होने लगा। जैसे यमुना नदी इस तरह से दूषित हो गई, जिस तरह से हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। तो यही यथा चानो विसर्पता पूरी शरीर में फैल रही है। जो दुष्ट दोष है, निवृत्ति रामास्यासो, ये एक एक शब्द का मैं अर्थ बताऊंगा। इस तरह से ये जब रोगोत्पत्ति जब होती है तो वो जो संप्राप्ति, पैथोलॉजी जो बोलते हैं उसको संप्राप्ति बोलते हैं। और इसका पर्यायवाची शब्द है जाति आगति, और संप्राप्ति जाति आगति, ये इसके पर्यायवाची शब्द है। अब हम लोग ना विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें ना हमें ना जानना बहुत जरूरी है कि उपशय के बाद में संप्राप्ति का विवेचन करते हैं। तो संप्राप्ति में यथेत्यादि, यथा शब्द से संप्राप्ति के बारे में वर्णन है। नाना विधा ही दोषाणम दुष्टि ही प्राकृति व्याकृति वा, मतलब ऐसा बता रहे हैं कि दोषों की दुष्टि जो होती है वह अनेक प्रकार से होती है। कभी वह दुष्टि जो होती है वो प्राकृति होती है या कभी व्याकृति होती है। फिर दूसरा बता रहे हैं अनुबंध रूपा वा, कभी वो अनुबंध रूप में होती है, कभी अनुबंध रूप में होती है। मतलब अनुबंध और अनुबंध का मतलब है कि अनुबंध मतलब प्रधान और अनुबंध मतलब अप्रधान, इस तरह से इसकी दृष्टि होती है। फिर ऐसे बोल रहे हैं एकशो द्विशो वा समस्ता वा, मतलब कभी ये एक एक दोषों से होती है, कभी कभी समस्त दोषजा भी होती है। इस पर और चर्चा करेंगे हम लोग। पहले इसका शब्दशः अर्थ देखिए, जो टीका है उसका। रुक्षादिभिर समस्तर भावर अल्पेरवा, कभी कभी जो रुक्ष गुण है, अब इसमें वायु के जैसे रुक्ष गुण है, शीत गुण है, चल गुण है, इसकी दृष्टि होती है।
या फिर कभी कभी एक एक कारण से भी दुष्टि हो जाती है। रुक्षादि समस्त रोगोत्पादक कारणों के आक्रमण से होती है, या कभी कभी स्वल्प कारणों से भी दुष्टि हो जाती है। दोष जो है वो कई प्रकार से दुष्ट या दूषित हो जाते हैं। तो वो कभी प्राकृतिक रूप से दुष्ट होते हैं, जैसे कि वर्षा ऋतु में वायु जो है वो प्रकोपित हो जाता है, शरद ऋतु में पित्त दोष प्रकोपित हो जाता है, वसंत ऋतु में कफ दोष दूषित हो जाता है। तो ये प्राकृतिक रूप से दूषित होते हैं, और यही दोष जब दूसरे विपरीत ऋतुओं में विकृत हो जाए तो वैकृति दुष्टि मानी जाती है। तो इस तरह से जो ये दुष्टि हो रही है, तो इसी को समझना, एनालिसिस करना, इसको हम संप्राप्ति बोलते हैं। हमें तो व्याधि के बारे में पूर्व रूपावस्था में भी थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि अब यह व्याधि होने वाली है। रूपावस्था में तो समझ ही जाते हैं, लेकिन संप्राप्ति जब हम लोग समझते हैं तो संप्राप्ति के समय हमें यह पता चलता है कि इस तरह से मिथ्याहार विहार किया गया, इससे ये दोष बढ़ गया, वो दोष बढ़ गया। अंशांश कल्पना से हम लोग समझते हैं, और उसके बाद में हम लोग स्त्रोतों में कैसे दुष्टि हुआ, ख वैगुण्य हुआ, स्थान संशय हुआ, इस तरह से व्याधि हो गई। तो फिर हमें ट्रीटमेंट करने के लिए उस पूरी जानकारी मिल जाती है, तब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ज्यादा हमें इजी चला जाता है। इसलिए संप्राप्ति का सबसे ज्यादा महत्व रहता है। फिर बोल रहे हैं यथा चानु विसर्पेतेति अनेकदा दोषाणम विसर्पणम गति रूढ़ अधः स्थिर आदि भेदेन तथा विसर्पता संसर्पता। इसका मतलब है संस्पर्ता। इसका मतलब यह है कि अनेक बार जब अनेक तरहों से जब दोष दूषित हो जाते हैं, तो जब विसर्पण मतलब उनकी जब गति आ जाती है, तब ऊर्ध्व अधः तिर्यक यह गतियों से उस शरीर में दुष्टि हो जाती है, और फिर रोगोत्पत्ति होने लगती है। तब हम लोग समझ जाते हैं कि इस तरह से व्याधि हो रही है। कभी कभी दोष जो रहते हैं वह अनुबंध रूप से होते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से दुष्ट हो जाते हैं। कभी कभी अनुबंध से मतलब परतंत्र रूप से दूषित हो जाते हैं। कभी कभी एक एक दोष दूषित होकर रोगों को उत्पन्न करते हैं, कभी कभी दो दो दोष मिलकर रोगों को उत्पन्न करते हैं, कभी कभी तीन तीन दोष, तीनों दोष मिलकर आक्रमण करते हुए सन्निपात का रूप धारण कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त कभी उनको प्रकोपित करने के लिए रुक्षादि संपूर्ण भावों का आक्रमण होता है, मतलब कि रुक्ष जो वायु के जितने टाइप्स है ना, वह सारे मिलके फिर वायु का प्रकोप करते हैं। जैसे वायु का रुक्ष गुण बढ़ गया, वायु का शीत गुण बढ़ गया, वायु का लघु गुण बढ़ गया, वायु का चल गुण बढ़ गया, वायु का खर गुण बढ़ गया, वायु का विशद गुण बढ़ गया। ये सारे जब सारे भाव जो है रुक्षादि, इनका आक्रमण हो जाता है तो दोषों का बलवान प्रकोप हो जाता है। कभी कभी एक या दो ही होते हैं, जैसे रुक्ष और शीत, तब उसमें हल्का आक्रमण होता है और दोषों का साधारण ही प्रकोप होता है। तो इस सब से हमको समझ जाता है कि दुष्ट दोषों द्वारा रोगों की निवृत्ति मतलब उत्पत्ति हो जाती है। इस तरह से रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ये जो पैथोलॉजी है संप्राप्ति, इसको हम जब समझते हैं तो इसको बोलते हैं संप्राप्ति, रोगों का संप्राप्ति समझना। इसी तरह से बोल रहे हैं कि संप्राप्ति पर्याय वाह शास्त्रे व्यवहारार्थम लक्षणार्थम च जाति रागति इति। संप्राप्ति को पर्याय में हम लोग सिनोनिम्स में ऐसा समझते हैं, व्यवहार में और लक्षण के रूप में। तो इसको हम जाति बोलते हैं, आगति बोलते हैं, इति, इस तरह से हम लोग इसको जानते हैं। जात्यादि भी शब्दाधिर्वादीयते स संप्राप्तित्यर्थः। जाति आदि शब्द से भी हमें इसके बारे में संप्राप्ति के बारे में जानते हैं। अब इस पर आगे मैं बताऊंगा। जाति शब्द जो है वो जन्म का बोधक होता है कि व्याधि किस तरह से जन्म ले रही है। इससे सिद्ध होता है कि रोग का जन्म भी रोग के जानने के कारण ही होता है। अजात या अनुत्पन्न वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। जो चीज उत्पन्न नहीं हुई है उसको हम लोग नहीं जान सकते हैं। जो चीज उत्पन्न होती है, जैसे बालक जन्म ले रहा है, कोई वृक्ष आ रहा है, वृक्ष उत्पन्न हुआ है, तो हम उसके बारे में ही जानते हैं। जिसकी उत्पत्ति नहीं है, अभाव है, उसको तो हम जान ही नहीं सकते हैं। अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है, जैसे डॉक्टर कंचन जी है, कभी व्याधि नहीं हुआ 2 साल 3 साल, तो हम लोग इनको कोई व्याधि उत्पन्न नहीं हुआ इनको, तो हम कैसे समझेंगे कि व्याधि हुआ है। तो इसलिए जाति, जिसका जन्म हुआ है, कोई व्याधि हो गया, सर्दी खांसी बुखार हो गया, तो जो चीज उत्पन्न हुआ है उसी को हम लोग जानते हैं कि हाँ ये व्याधि है। ये शब्दशः अर्थ बता रहे हैं कि जाति का मतलब है जो उत्पन्न हुआ है उसी को जानना, मतलब जाति होता है। और ये पर्यायवाची शब्द है संप्राप्ति का। इसी तरह से और बता रहे हैं कि जाति आगति ये दोनों संप्राप्ति के पर्यायवाचक शब्द है। दोनों शास्त्र व्यवहार के लिए
शास्त्र को समझने के लिए और लक्षण का सूचनार्थ व्यवहृत किए जाते हैं, मतलब उनको समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और हम शास्त्र को समझने के लिए भी और लक्षण को समझने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो पर्यायवाची शब्द से अभिधेय का अभिधान किया जाता है, मतलब अभिधेय मतलब जो जानने योग्य चीज है उसको हम लोग प्रकट करते हैं, हम लोग मतलब समझते हैं, उसको संप्राप्ति कहा जाता है। उसी तरह से बता रहे हैं कि निदान आदि शब्द जो होते हैं वो न रोग बोधक होते हैं, रोग कारण का निदान से हमें केवल ये समझता है कि इसने मीठा बहुत ज्यादा खाया, इसने तीखा चीज बहुत ज्यादा खाया, इसने ठंडी चीजें बहुत खाई, ये तो निदान हो गया। जब संप्राप्ति समझते हैं ना तो हमें रोग ज्ञान का ज्ञान होता है, मतलब इस तरह से रोग इस तरह से शरीर में हुआ, ऐसे ऐसे निदान का सेवन हुआ, इस तरह से आगे आगे वो बढ़ा, इस तरह से प्रसार हुआ, तब हम लोग समझते हैं। अब इसी पे कुछ लोग अपना अपना मत बोलते हैं कि केवल हम लोग देख रहे हैं कि कोई चीज दिख रहा है, या हमारा जो चक्षु है उसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि रूप ज्ञान हो गया, ये तो टूल्स है समझने का। तो संप्राप्ति जो है उसका चिकित्सा में उपयोग नहीं होता है, क्योंकि ये तो टूल है, मतलब साधन है कि ये व्याधि इस तरह से हो रही है, ऐसा किसी का मत होता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, उत्पन्न हुई वस्तु का ज्ञान होता है। तो जैसे आकाश में मेघ आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, तो हमें बारिश का ज्ञान हो जाता है, या बारिश होने वाली है, ये इस तरह से बारिश होने वाली है। इसी तरह से निदान और पूर्ण रूप से रोगों का थोड़ा सा हमें बोध हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता है। जात शब्द की परिभाषा लिखते हुए ऐसा बताते हैं कि जन्म क्रिया से अविच्छिन्न अवस्था जातावस्था रहती है। जन्म लेना और जातावस्था ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। जब कोई वस्तु जन्म के निकट आ जाती है तो उसे बोलते हैं जात अवस्था। जैसे हम लोग बच्चों में भी देखते हैं, उसमें बोलते हैं सद्योजात, जन्म जात, ऐसे कुछ कुछ शब्द यूज करते हैं। तो जात शब्द जो है उसका मतलब ये हो सकता है होता है कि जन्म अवस्था पास आ चुकी है तो उसे जात अवस्था बोलते हैं। और जन्म जो है वो बाद की अवस्था है, जन्म हो जाना ये बाद की अवस्था है। तो ये जन्म और जात ये दोनों शब्द अलग अलग है। और फिर जाति शब्द जो बताया है उसमें ये है कि मतलब जैसे बारिश है, बारिश आने वाली है तो मेघ आ गए, पूरा बादल छा गए, तो हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि अब बारिश होने वाली है। तो वृष्टि जो है वह मतलब जन्म की अवस्था है बारिश होना, और उसके पहले की अवस्था है वो जातावस्था है। तो इसी तरह से संप्राप्ति जब हम लोग देखते हैं तो वह जातीय अवस्था रहती है कि अब व्याधि होने वाला है, या व्याधि इस तरह से हुआ है। व्याधि जब पूरे रूप में आ जाती है तब हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ इस तरह से व्याधि हुई है। यही चीज है ना, वो घुमा घुमा के बताया इन्होंने। सिंपल चीज यही है कि जिस तरह से रोग हुए हैं, यथा दुष्टेन दोषेन यथा चानु विसर्पता, इस शब्द का मतलब है कि इस तरह से दोषों की दुष्टि हो गई है, इस तरह से दोष पूरे शरीर में फैल गए हैं। तो हम लोग जो चीज समझते हैं, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम संप्राप्ति बोलते हैं। उसी तरह से इसके जाति आगति, आगति का मतलब यह है कि इस तरह से दोष उत्पन्न हो गए हैं, इसको आगति शब्द बोला है। अब मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूं, आप लोग भी आइए और हम लोग चर्चा करते हैं इस ये सारे टॉपिक पे। एक बार आप लोग एक बार अनम्यूट करके देखिए। आकांक्षा मैम। नमस्ते सर, प्रणाम सर। हाँ नमस्ते, प्रणाम। आप संप्राप्ति के बारे में आपके विचार बताइए। सर विचार तो नहीं, मैं ही आपसे पूछूंगी सर कि जब भी जैसे अभी आपने समझाया कि संप्राप्ति कार्य में ऐसे ऐसे, तो सर जहाँ पे ज्यादा हर एक दोष जैसे अगर जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है और जहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें इकट्ठी लोग पेशेंट में लक्षण दिखते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत सारी व्याधि इकट्ठी दिख सकती हैं कि ब्लड प्रेशर भी है, थायराइड भी है, ये भी है, वो भी है। तो ऐसे समय में हमको उसको मतलब किस तरह से क्रमबद्ध करना चाहिए सर? तो करना चाहिए ना, वो पहले कौन सा व्याधि हुआ, पहले हेतु सेवन क्या हुआ, जी उसके बाद में हम लोग जो केस टेकिंग करते हैं उसमें हम लोग हम्म समझते हैं कि ये हेतु सेवन हुआ। उसके बीच में जब वो व्याधि उत्पन्न हो गई तो यही तो बताया, कभी कभी दोष जो रहते हैं अनुबंध रूप में रहते हैं, मतलब स्वतंत्र रूप से दोष दुष्ट होते हैं, कभी कभी अनुबंध रूप से मतलब परतंत्र रूप से होते हैं।
और जब ये व्याधि उत्पन्न हो गए, जैसे पहले ज्वर का इतिहास रहता है, ज्वर का इतिहास रहता है, उसके बाद में वो व्याधि आ जाती है, फिर कुछ क्रोसिन पैरासिटामोल खा के उसको सप्रेस किया जाता है, आमावस्था रहती है, फिर वो जाते जाते स्त्रोतसों में चला जाता है, रसवाही स्त्रोतसों में जाके संधियों में चला जाता है, श्लेषक कफ के स्थान पर आम जाके बैठ जाता है और आम बात उत्पन्न होता है। तो हम लोग तो यही सब समझते हैं ना, सर मतलब तो स्वतंत्र रूप से, जैसे स्वतंत्र। इस जैसे आपने अभी बताया, तो जैसे हम लोग कल जो डिस्कस कर रहे थे केस जो आइस के लिए जो आया था, उसमें भी हाँ ज्वर से ही संप्राप्ति शुरू हुई है, यही मानना चाहिए ना? हाँ, ज्वर से हुआ, फिर ग्रहणी दृष्टि हुआ, ग्रहणी दृष्टि हुई और फिर यह मज्जा दृष्टि पित्तधरा का कला असर से आ गया। मज्जाधरा कला। जी जी जी, हाँ, बिल्कुल। तो फिर ग्रहणी दृष्टि होके मज्जाधरा कला दृष्टि मज्जाधरा हुआ। बैठ, और बिल्कुल सर। आंखें जो है वो मज्जा का ये रहता है, स्थान, हाँ, स्थान रहता है, बिल्कुल। तो वहां पे चला गया दृष्टि। तो यथा दोषतेन दोषेन यथा चानो विसर्पता, इस बिल्कुल तरह सर। से दोष दुष्ट हुए, इस तरह से स्त्रोतस दुष्ट हुआ, इस तरह से आगे आगे बढ़ के ये संप्राप्ति आगे आगे बढ़ी, इसी को बिल्कुल संप्राप्ति सर। ज्ञान कहते हैं। ओके, थैंक यू सर। जी। सर आपने कुछ प्रणाम। केसेस, हाँ प्रणाम, आप लोगों ने कुछ केसेस ऐसे देखे एनालिसिस करके, वो बताइए ना कृपया। जी सर, जैसे मैं कभी कोई कल एक पेशेंट आया था सर जी मेरे पास, जी तो उसमें देखा कई सारे कॉम्प्लिकेशन थे। जी तो मैंने अपना सिद्धांत ही जो आप लोग बताते सर, मूल में हेतु क्या है वो देखा सर, उसकी जी चिकित्सा की, और जिस व्याधि से ज्यादा दिक्कत है जी उसको फिर जो है उसकी चिकित्सा की सर। मुझे लगा बाकी दोष अपने आप शांत हो जाएंगे, जी क्योंकि इतने सारे कॉम्प्लिकेशन थे, कितनी मेडिसिन लिखते बड़ी समस्या आ रही थी। जी। तो मूल हेतु पर मैंने काम किया सर जो है, और जिस व्याधि से ज्यादा दिक्कत हो रही थी उस पर जी काम किया। क्या सर मेरा सिद्धांत सही है? बराबर है ना, ऐसे तो आयुर्वेद ही है। जी। हाँ, इसी पर क्या बोल रहे हैं, बागभट जी बोल रहे हैं कि यथा दुष्टेन दोषेन, इस पर आगे बोलते हैं कि यथा ज्वरे आमाशी दूषणा अग्नि हननादि बोधे। जब ज्वर होता है तो हम लोग ये समझते हैं कि आमाशय में अग्नि का हनन हुआ है, अग्नि जो है वो थोड़ा मंद हुआ है और अग्नि पे डिस्टर्बेंसेस हुए है, अग्नि का हनन मतलब अग्नि डिस्टर्ब हुई है। इसीलिए जब हम संप्राप्ति समझते हैं ना कि ऐसे ऐसे पैथोलॉजी हुई है, तब हम लोग क्या करते हैं, लंघन पाचन स्वेदादि कारणम मिति, मतलब लंघन हम देते हैं, पाचन देते हैं, मतलब आम का पचन करना है, अग्नि को बढ़ना है, लंघन क्रिया कराते हैं, स्वेद आदि करणम, मतलब स्वेद आदि ये साधन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमें संप्राप्ति समझ, ज्वर की संप्राप्ति, अतिसार की संप्राप्ति, प्रमेह की संप्राप्ति, ये हर व्याधि में बताया है, तो हमें वो समझ के फिर चिकित्सा करना बहुत इजी चला जाता है। संप्राप्ति विधम तथा यद्यपि दोषाणम अमांतर व्यापारत्वेन दोष ग्रहण न प्राप्यते। जब हम संप्राप्ति समझते हैं तो दोषों में क्या इम्बैलेंस हुआ और उसके वजह से शरीर में क्या क्या दुष्टि हुआ, यह हमें समझ जाता है, दुष्टि समझ जाती है। तथापि चिकित्सा विशेषार्थ पृथक क्रियते, फिर चिकित्सा विशेष रूप से करना, अलग अलग तरह से डिजाइन करके करना बहुत इजी चला जाता है। और व्याधे ज्ञापकत्वाभि विशेषोपि पूर्व रूप में रूपत्वामृति, व्याधि को जानना, व्याधि को डिटेल में समझना, पूर्व रूप में तो हमें कुछ समझ रहे हैं, रूपावस्था में भी हमें कुछ कुछ समझ रहे हैं, लेकिन इसको और ज्यादा सूक्ष्माति सूक्ष्म समझने के लिए हमें संप्राप्ति का साधन मतलब समझना ही पड़ता है। कुछ आप तो वचन रहते हैं कि ग्रंथों में बोल रहा है कि ऐसे ऐसे ये व्याधि होती है, कुछ कुछ हम लोग युक्ति पूर्वक समझने का कोशिश करते हैं। जी, डॉक्टर कंचन जी आप कुछ बताएंगी संप्राप्ति पे, आपने कुछ एनालिसिस किया है पेशेंट का, वो एग्जांपल से समझाइए। जी सर, मैं मोस्टली ना वो जो ज्वर का जो संप्राप्ति होता है, बहुत सारे ऐसे ही पेशेंट देखती हूँ। कल भी एक पेशेंट था चिकनगुनिया का, तो वो जैसे कि अभी इनिशियल फेज में उसको मतलब कि अभी उसको जॉइंट पेन वगैरह है, पर मैं 2 महीने मतलब वो 2 महीने से वो परेशान है पेशेंट, पर अभी भी उसका पेन नहीं गया है सर। मतलब ये सोच सकते हैं हम इसमें कि जैसे ज्वर की संप्राप्ति हुई और अभी ये आम वात में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि ये आपने जैसे अभी बोला ना सर, परतंत्र और स्वतंत्र, तो ये परतंत्र व्याधि हो गया क्या सर फिर ये? हाँ मतलब बराबर, मेन व्याधि तो ज्वर हो गया। हाँ, तो सर ऐसे ही अभी 2 महीना हो गया उसको,
तो अभी मुझे उस पे मैंने अभी आमवाद की ही ट्रीटमेंट दी है उनको। तो और ऐसे भी देखती हूँ कि जैसे ग्रहणी दूषित होती है और पाइल्स डेवलप हो गया, फिशर्स डेवलप हो गया, या फिर मतलब कि पहले तो ग्रहणी उसको होता है कि कभी-कभी अतिसार हो रहा है, या फिर कभी-कभी मलबद्धता हो रही है, और इससे पाइल्स डेवलप हो रहा है आगे चल के। ऐसे देखती हूँ सर। बराबर। फिर चिकित्सा करना भी समझ जाता है ना कि अब ये करना चाहिए, अब वो करना चाहिए, ऐसे चिकित्सा करना चाहिए, फिर जी एक सर। आइडिया आ जाता है। सर मैं भी एक एग्जांपल हाँ। मतलब जो मैंने किया है सर, एक पेशेंट थी मेरे पास सर, मात्र 24 इयर्स की थी पेशेंट। उसमें हिस्ट्री लेने पे मतलब उसमें मृत भक्षण की अच्छी खासी हिस्ट्री थी, बचपन से ही हिस्ट्री थी। और वहां से इसकी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद जो मेजर कंप्लेंट्स थी उसकी अधोग रक्तपित्त जैसी ही थी, मतलब ब्लीडिंग उसको मतलब 3 साल से उसको कंटिन्यू स्पॉटिंग रहता था, कभी बंद नहीं होता था, और वो भी बहुत कम ब्लीडिंग रहता था। तो यहाँ पे जब सर मतलब आहार विहार और जब हिस्ट्री टेकिंग ली, तो एक तो कृमि का इतिहास मिला, बहुत ही तगड़ा, 20 साल 21 साल के, मतलब बीच बीच में एपिसोड अच्छे खासे कृमि के रहते ही थे, हमेशा उसको दिखते थे कृमि। और साथ में जो मतलब पित्तवर्धक आहार विहार भी सेवन रहता था, मतलब उष्ण तीक्ष्ण खट्टा ये सब उसका सेवन रहता था सर। तो उस और साथ में उसको हिस्ट्री में ये मीजल्स वगैरह की भी हिस्ट्री थी। तो सर वहां पे जब चिकित्सा के लिए स्टार्ट किया, तो जब स्टार्टिंग उसकी पांडु मतलब पांडु से शुरू की, कृमि की चिकित्सा दी उसको, रस रक्तपाचक से जब मतलब नॉर्मली शुरू किया, और साथ में पंचकर्म भी दिया उसको, बस्ती भी दी, तो पेशेंट को रिलीफ मिल गया था सर। मतलब 4 महीने पेशेंट ने ट्रीटमेंट ली थी, उसके बाद पेशेंट को अच्छी तरह से रिलीफ मिल गया था, क्योंकि आपने शुरू से जो जिस जिस तरीके से आपने उसको लक्षण पाए उस तरीके से आपने उसको ट्रीटमेंट दिया। फिर 4 महीने के बाद सर पेशेंट का फॉलोअप एकदम छूट गया था। फिर एकदम से पेशेंट का फोन आया, तब मैंने उससे पूछा कि जो आपकी तकलीफ थी वो कैसी है। तो सर मतलब उसके बाद से वो एपिसोड उसको दोबारा कभी नहीं हुआ। तो मतलब यही कि यहाँ पे संप्राप्ति जब अच्छी तरह से भंग हो जाती है तो वो चीज रिपीट कभी होती नहीं है। बट द पेशेंट वाज आल्सो हैविंग प्रॉब्लम ऑफ मतलब वो इनफर्टिलिटी भी फेस कर रही थी, बट स्टिल मैंने उसको बोला था कम से कम 6 महीने जब तक कृमि की ट्रीटमेंट नहीं लेगी तब तक वो चीजें सॉल्व नहीं होंगी। तो मतलब उसकी इनफर्टिलिटी अभी भी है, क्योंकि उसने ट्रीटमेंट बंद कर दी, बट बाकी चीजें उसकी सारी ठीक हो गई। दैट मीन संप्राप्ति वहां पे भंग हुई, बट आगे अगर वो कृमि की जब तक पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं लेगी तब तक उसको फर्टिलिटी में उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। सही है ना सर? जी बराबर। जी सर। अब इसी तरह से इन्होंने बोला है इति कर्तव्यता, ये शब्द पे इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है। इन्होंने एक एग्जांपल बोला है कि केवल लाइट आ गया, लाइट है, प्रकाश है और आंख है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि लाइट आ रहा है और आंखें हैं तो हमें ज्ञान हो गया। हमें पूरा जो ये प्रोसेस है कि प्रकाश का आंखों में जाके संयोग हुआ, और उसके मतलब रूप का संयोग हुआ, फिर उसके बाद में अपने दिमाग में गया, और वहां से फिर वो प्रोसेसिंग हुआ और हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी तरह से व्याधि केवल व्याधि जो है उसको हम लोग जैसे लोग बोलते हैं कि पैंक्रेटाइटिस का दवाई बताइए, कॉलीलिथियासिस का ट्रीटमेंट बताइए, लंबर स्पॉन्डिलोसिस का। तो ये नहीं होता है किस तरह से वो व्याधि हुआ है, क्या क्या दोषों की दृष्टि हुई है, कैसे वो संप्राप्ति आगे बढ़ी, आगे क्या क्या हुआ, इस सब को जानना और समझना, क्योंकि वो होता है, हुआ है, वो सारा चीज हुआ है, उसी को समझ के फिर चिकित्सा करना, इसको ही संप्राप्ति ज्ञान बोलते हैं। जी इस सर पर जी बताइए। एक पेशेंट कल आया था, तो जी वो उसकी 3 साल पहले की मतलब हिस्ट्री थी, वो गिर गया था बाइक से। जी और कल आया था तो कल बोल रहा था कि पूरे शोल्डर में पेन है। पहले तो नी से स्टार्ट हुआ, दोनों नी एकदम सोलन थे उसके, और जी फिर बोल रहा था कि शोल्डर में। तो जी यहाँ पे ना फिर पूरी हिस्ट्री लेने के बाद ऐसे दिखा, मतलब कि गिर गया था, तो वो बोला मैं बेड रिडन था कुछ दिन। तो वो शायद स्लिप डिस्क वगैरह की हिस्ट्री रही थी, क्योंकि रिपोर्ट्स तो नहीं लाया था, पर जैसे बोल रहा था उस पे ऐसे लग रहा था कि वो स्लिप डिस्क हुआ है। और फिर बोले मैं ठीक हो गया, 2-3 साल में ठीक हो गया। अब भी ये मुझे तकलीफ होना स्टार्ट। सर ये इनिशियल फेज ऑफ वातरक्त लग रहा था। तो बराबर। उसको मैंने तो रिपोर्ट्स वगैरह पूछे पर कुछ नहीं लाया था, यूरिक एसिड का पूछा कुछ नहीं लाया था। पर सर मैंने उसको वातरक्त का ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, क्योंकि वो जैसे बोल रहा था पहले नी में स्टार्ट हुआ,
और फिर अभी पूरे शोल्डर पूरे जकड़ के हुए, उसके हाथ बिल्कुल सोलन थे, हाथ ऊपर करना नीचे करना ऐसे कुछ नहीं हो रहा था। संचारी वेदना नहीं थी सर, पर जैसे जी वातरक्त का पूरा का पूरा वैसे ही वातरक्त के लक्षण थे, तो वो कल मैंने उसको वातरक्त की ट्रीटमेंट दी सर। जी, मतलब कैसे हुआ, चोट लग गया, चोट हाँ लगने के बाद रक्त संचित हो गई, वायु का प्रकोप हो गया, ऐसे ही सोचा ना आपने? हाँ हाँ सर। हाँ, रक्त जमा हो गया, और उसके बाद में आपने चिकित्सा क्या दिया? उसको मैंने सर किशोर गुरुकुल आरोग्यवदी ने स्टार्ट किया सर अभी फिलहाल, और हाँ गिलोय दिया है, और पीड़ांतकवाद दिया है मैंने। उसका मलबद्धता थी तो हरित की भी दिया है उसके साथ। हाँ, अ, मतलब आपने चिकित्सा में ये दिया कि कैशोर गुगुल दिया, तो उसमें गुडुचि है जो हाँ रक्त को शमन करेगा, जो रक्त जमा हो गया है, और फिर जी वायु का अनुलोमन करेगा। गुगुल जो है वह, जी और उसमें जो घटक द्रव्य है वायु का अनुलोमन करेंगे, रक्त संचित हुआ है तो जो रुका हुआ है रक्त वो सर्कुलेट हो, इस रक्त का मतलब पाचन होके सर्कुलेट हो, यही दिया ना आपने? जी सर। आरोग्यवर्धन ने दिया तो वो क्या करेगा कि सारकिट विभाजन को अच्छा करेगा, फिर अच्छा रस रक्त मांस में दस्ती ये सब बनने लगेगा। दूसरा, रक्त व स्त्रोतस के मूल स्थान यकृत पे कार्य करेगा, तो जी सर। रक्त मतलब अच्छा बनने लगेगा। इस तरह से किया ना आपने? जी सर। जी सर। हाँ, ठीक है। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर तापस जी आए हैं, नागपुर के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आप लोग संप्राप्ति कैसे बनाते हैं ये थोड़ा बताइए, कुछ एग्जाम्पल से पेशेंट में कुछ बताइए। या डॉक्टर उषा जी बताइए, डॉक्टर सरोज मिश्रा जी आप बताइए, फिर हम अंजना मैम को भी बुलाएंगे। डॉक्टर अंजना मैम, आप अभी बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं आप। आपका स्वागत है अंजना मैम। सब लोग नमस्कार सर, नमस्कार प्रणाम। सुप्रभात सर। प्रणाम। जी सर, जी सर, संप्राप्ति तो बहुत ही कहना चाहिए कि सामान्य संप्राप्ति, विशेष संप्राप्ति, दोनों के हिसाब से संप्राप्ति, लेकिन जो माधव निदान का वर्णन आप उतने अच्छे से बता रहे हैं हम लोग को, और अच्छा लग रहा है सर। तो जनरली जो बताया ही गया है, हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अप्लाइड एस्पेक्ट भी इसका डिस्कशन हो रहा है। तो दोष के ऊपर ही डिपेंड करती है कि दोष जो है वो किस तरह से कुपित हुए हैं। अभी लोगों में कंफ्यूजन हो रहा था, जैसे आकांक्षा मैम, रवि बॉस भी पूछ रहे थे कि कैसे अगर हमारे पास मल्टी सिस्टम डिजीज आती हैं या ऑपरेशन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता है, तो सर मेरा मानना तो बस यही है कि जो दोष होते हैं वो उन्हीं पे ही हमें अपनी चिकित्सा, दोषों के गुणों के आधार पर ही हमें अपनी दिशा और दशा या चिकित्सा को निर्धारित करना पड़ता है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं, और माधव निदान में हम लोग आगे पढ़ने भी पा रहे हैं कि जो ज्वर की उत्पत्ति हुई, तो ज्वर की उत्पत्ति भी हम मिथ्या आहार विहार, और मिथ्या आहार विहार क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं, और फिर वो किसी न किसी दोष को, चाहे वो आगंतुक व्याधि हो या फिर वो निज व्याधि हो, क्योंकि अगर हमें चोट भी लग रही है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में असाम्यावस्था है, तो भी हमें दहा, पीड़ा, और उसके बाद पुए फॉर्मेशन, उसके बाद दो अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो दोषों के आधार पे हमें कंसंट्रेट होना है, और वो दोष की जो विघटन करना ही जो है वो संप्राप्ति और चिकित्सा है। तो यहाँ जैसे ज्यादा दोष विकृत हुए, जैसे मिथ्याहार विहारम दोषा ही रमाशय वही निरस्त कोष्टक जड़दा सूरसानु का। तो जो जड़ की प्राप्ति बता रहे हैं, जड़ से फिर हम आगे पढ़ेंगे तो अग्निमान मिलेगा, आम मिलेगा, आम, अग्निमान, अतिसार, गृहिणी, रक्त, पित्त, क्षय, राजक्ष्मा। तो यहाँ पे वही एक चेन है, उस चेन को मेरा मानना यह होता है कि हम रस धातु की और रक्त धातु की और धातु अवस्था पे जो भी, जहाँ भी दोष कुपित हो रहे हैं, जो भी लक्षण आ रहे हैं, वो हमारी स्टडी जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अष्टांग संग्रह में, और आप लोगों ने इतना आयुष दर्पण ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, वहीं पर उसको हमें रोकना पड़ेगा। अगर हम जहाँ भी हमें जो लक्षण मिल रहे हैं, जिस तरह से हमें लग रहा है कि हमारे पास किडनी की प्रॉब्लम भी है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, तो जो मॉडर्न पैथोफिजियोलॉजी समझाते हैं, मुझे लगता है हमारे शास्त्रों में उससे अच्छी पैथोफिजियोलॉजी दोषों के आधार पर दी गई है। बस यही है कि उतने अच्छे से आज तक किसी ने उसे क्लियर ही नहीं किया, या हम लोग समझ नहीं पाए, या हम लोगों ने उतना समय नहीं दिया, उतने अच्छे से हम लोग शास्त्र पढ़ा नहीं। तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, और नवीन सर का भी बहुत बड़ा योगदान है कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म किया, और वो जो हमारे एक कहना चाहिए कंफ्यूजन धुंध था, वो थोड़ी थोड़ी छट चुकी है, और वो क्लियर हो रहा है कि अगर हम
आज यहाँ मान लें कि रक्तवात हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, या उससे हार्ट पेशेंट बन रहा है, तो वो जो मॉडर्न बताता है उससे अच्छी संप्राप्ति हम लोग यहाँ बता पाएंगे। और अभी आप डिजीज वाइज बता ही रहे हैं इसको आगे आगे, तो एकदम जो है पिक्चर क्लियर है। लेकिन अभी भी मानना यही है कि दोष का जो विघटन करना है, या दोष जो समूचना हो रही है दोषों की, उसका विघटन करना है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, उसके हर गुण का, हर लक्षण का स्टडी करके उसकी प्रॉपर चिकित्सा करना ही, संप्राप्ति की चिकित्सा करना ही जो है वो हमें सफल बनाएगी हमारे आयुर्वेद की शास्त्रों में और सिद्धांतों में। जी सर। जी बहुत बढ़िया बताया आपने। Thank you, इस पर हम और लोगों का मत लेते हैं। डॉक्टर मोनिका जी, आप कुछ बताइए संप्राप्ति पे, अगर आप कुछ बताना चाहती हैं तो। संप्राप्ति पे आप ऐसे एनालिसिस करती हैं क्या जब भी आपके पास पेशेंट आते हैं तो? डॉक्टर मोनिका जी, या फिर डॉक्टर विनीता चौहान जी, रमन गर्ग जी, सरोज मिश्रा जी, आप लोग कुछ बताइए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर संप्राप्ति तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ज्वर के बारे में बात हो रही है, तो अभी जितना ज्यादा सिस्टम चल रहा है कि ब्लड कैंसर वगैरह ये पेशेंट, और क्या है वो, अगर उसकी संप्राप्ति देखे तो जीवन ज्वारी है जी। लेकिन आज तक आयुर्वेद उनको हम बड़ी निराशा की बात है कि वो उसको पांडु रोग में डिक्लेयर नहीं कर पाया। जी बहुत बार ऐसा हुआ है कि ब्लड कैंसर के पेशेंट है ना, वो केवल हमने रक्त व स्त्रोतस पे काम किया और वो पेशेंट ठीक हो गए। उन लोग बोलते हैं कि आपने चमत्कार किया। चमत्कार नहीं किया, हमने रक्त व स्त्रोतस को ठीक किया बस। जी, वो पांडु रोग ही तो है ना। हाँ, तो जीवन ज्वर से ही शुरू हुआ ना जी। तो मतलब आज तक आयुर्वेद इस बात को वही ब्लड कैंसर में ही घूम रहा है। मॉडर्न आयुर्वेद कह रहे हैं हम। हाँ। लेकिन वो अनाउंस नहीं कर पाया इस बात को कि ये हमारा तो पांडु रोग ही है जी, जीवन ज्वर से शुरू हुआ, संप्राप्ति ज्वर से ही बनेगी इसका। हाँ, और उनमें ये हेतु का वर्णन ही नहीं है इतना जितना हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि ये खाने से ये हुआ, इसलिए हम पथ्य पथ्य बोलते हैं। ये सब मॉडर्न में है ही नहीं कॉन्सेप्ट। ना अग्नि का कॉन्सेप्ट है ना कुछ है। वो रिसेप्टर्स और पूरा बॉडी को एक केमिकल के तरह से देखते हैं कि ये सिक्रीशन हो रहा है, ये रिसेप्टर है, एसिटिकोलिन सीक्रेट हो रहा है, ये हो रहा है। उसमें एक थोड़े से मैं बताना चाहूंगा। एक कोई गांव में वैसे जैसे छोटा होता ना कि किसी के पास कोई टोटका कह लो मेडिसिन का, कि वो सभी को वही दे रहे हैं, तो ऐसे उनको शौक था। तो उनके पास कोई बच्चे को लेके गया कि हमारे बच्चे को ना जॉन्डिस हो गया, पीलिया बोल देते हैं हमारे पंजाब में। तो उसने क्या किया, उसका जॉन्डिस का मतलब लो भस्म वगैरह ऐसा कुछ देना शुरू कर दिया। लो के योग, आयरन कंपाउंड वगैरह, और साथ में थोड़ा बहुत कुछ और, पूरी डिटेल नहीं है ना क्या क्या दिया मेरे पास वो। तो वो चलते गए उसको 6 महीने से ज्यादा, 6 महीने बाद जाके थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ। पेशेंट बहुत ज्यादा पुअर थे, तो कहीं कुछ भी करवाने के लिए कोई टेस्ट या कुछ भी करवाया नहीं उन्होंने, बस वो लगातार मेडिसिन देते गए। 1 साल में बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। तो उसके बाद वो किसी वैद्य के पास गए कि ऐसे ऐसे जी मैंने एक ना पीलिया का, वो ही बोला जाके वहां पे कि जॉन्डिस का पेशेंट ठीक किया मैंने। तो उन्होंने जब सारा उनका एनालिसिस किया और उसके जो पहले वाली बिल्कुल फर्स्ट रिपोर्ट्स थी उसको चेक किया, तो उनको पता चला कि ये तो ल्यूकेमिया है, मतलब ये था तो ब्लड कैंसर। अच्छा। तो उन्होंने दोबारा फिर से उनकी टेस्ट वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह करवाई अपने, मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उनका कोई बात नहीं, मैं अपने आप से करवा लूंगा, उसको चेक करने के लिए कि वाकई में ये पॉसिबल हो चुका है ना। तो उन्होंने दोबारा टेस्ट किया तो बिल्कुल वो सारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल थी उनकी। तो वो हैरान रह गए देख के कि एक बिल्कुल साधारण केवल लो के योग से ही आयरन खिला के और चीजें दे के उनकी अग्नि को थोड़ा बढ़ा के वो ब्लड कैंसर का पेशेंट बच्चा उन्होंने ठीक कर लिया। जी, ऐसे ही तो हमारे सर लोग भी करते हैं। जो बड़े बड़े बीमारियां दिखने में लगते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, वो हम लोग अपना संप्राप्ति भंग करके, बार बार मैं बोलता हूँ ना संप्राप्ति भंग करना है, तो ये संप्राप्ति भंग करके हम लोग अपने मेथड से करते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इसीलिए तो आयुर्वेद ज्यादा सक्सेसफुल है, हर व्याधि को पूरी तरह से ठीक क्योर कर देते हैं हम लोग। और बताइए, आप लोग कुछ अनुभव बताइए तो फिर और अच्छा मजा आएगा। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आप कुछ सर प्रणाम। प्रणाम। सर प्रणाम जी बताइए। सर, आपके द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पे मैंने संप्राप्ति बनाना थोड़ा सा शुरू किया है। जी।
तो उसमें सबसे पहले दोष दूष सम्मूर्छना, ये आवाज डिस्टर्ब कर रही है इधर उधर की। जो दोष दूष से सम्मूर्छना पहले सबसे पहले निकालने का होता है किसी व्याधि का पता चलने के बाद में कि इसमें कौन सा दोष बढ़ा होगा और उसने किस दूष्य को, किस धातु को दूषित किया होगा। जी। तो जैसे कोई संप्राप्ति हम निकालते हैं, कोई पेशेंट कोई लक्षण लेके आता है, वो लक्षण किस अंग विशेष का है, किस अंग समूह विशेष का है, तो उससे उसका दूष्य निकालने में हमको सहायता मिलती है। जैसे हमारे पास 7 धातुएं होती हैं, रस से लेके शुक्र तक, सबके मूल स्थान है। तो अगर कोई व्यक्ति दिल से संबंधित बीमारी को लेके आता है तो हम उसमें मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं रस धातु का मूल स्थान है। तो ये रस धातु की विकृति। मैं 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा। मेरे पास जी। सोलापुर से कल एक पेशेंट आए थे, यहाँ महाराष्ट्र से। वो बोले कि डॉक्टर साहब मुझे इतना हार्ट में पेन होता है, इतना पेन होता है कि बर्दाश्त नहीं होता, दिन रात पेन होता है। और मैंने सारे टेस्ट करा लिए, इको करा लिया, एंजियोग्राफी करा लिया, सब में आ रहा है नॉर्मल रिपोर्ट, कुछ पता ही नहीं चल रहा, लेकिन इतना सीवियर पेन हो रहा है। और मैंने उनका नाड़ी देखा तो मुझे ऐसा पता चला कि उनका अग्निमंद है, अनन्नाभिलाषा है, अरोचक है, रसव स्त्रोतस की सारी दृष्टि है। तो ये केवल आयुर्वेद ही आंसर दे सकता है कि हार्ट में क्यों पेन हो रहा है। हाँ, क्योंकि रस धातु का मूल स्थान हृदय और रस क्षय की स्थिति में दिल के दर्द पैदा होते हैं। रस क्षय भी हुआ, रस में आम चला गया, रस का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है हृदय में। तो रस धातु का अगर जो हम किसी धातु की बात कर रहे हैं, किसी धातु दूष्य की बात कर रहे हैं, तो दूष्य के मूल स्थान को भी हमको सोचना पड़ता है। स्रोतस का मूल स्थान। हाँ जी। और उस स्रोतस का जो उपधातु है उसको मैंने भी उनको रस पाचक ही दे दिया है, और ज्यादा कुछ नहीं दिया, रस पाचक दे दिया है, तो उससे वो ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ। और इसी तरीके से कौन सा दोष बढ़ा जिसने धातुओं का दूषण किया, तो इसको हम दोष दूष सम्मूर्छना बना के बीमारी की व्याधि की संप्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। और दोष दूष सम्मूर्छना का विघटन करके, जैसे आपने कल ही बताया कि हमने उसकी अग्नि को बढ़ाने के लिए चिकित्सा कर दी, जिससे रस धातु अच्छा हो जाएगा तो वो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मतलब आप संप्राप्ति पे पहुंचे और संप्राप्ति पे पहुंचने के बाद दोष दूष सम्मूर्छना विघटन करने के लिए आपने उसकी चिकित्सा कर दी। ऐसे ही हम अगर जो रक्त धातु पे जाते हैं तो हम रक्त धातु पे रक्त धातु को देखेंगे और उसका मूल स्थान, स्रोतस का मूल स्थान भी देखेंगे, जो यकृत और प्लीहा है। तो यकृत और प्लीहा से संबंधित बीमारियां जो भी होंगी, और जो बढ़े हुए दोष वात पित्त या कफ होंगे जिन्होंने उनको दूषित किया होगा, तो दोष दूष सम्मूर्छना बना के हम व्याधि का विघटन करते हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से जब संप्राप्ति बन जाती है, किसी पेशेंट का एक लक्षण हमको पता चलता है, तो उस धातु उस से संबंधित बाकी के लक्षण हम अगर पेशेंट से पूछने लग जाएं तो वो हूबहू आंसर देने लगता है कि हाँ ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। तो आयुर्वेद बहुत प्रिसाइज अप्रोच लेके चलता है कि आप दोष दूष सम्मूर्छना विघटन पे अगर काम करने लग जाएं तो एक चीज तो ठीक कर ही रहे हैं, उससे रिलेटेड बाकी चीजें भी ठीक होने लग जाती हैं। इसके अलावा हम अगर जो मांस धातु पे तो काम करते हैं, तो उससे संबंधित उसके स्रोतस के मूल स्थान या जो दोष बढ़ने के बाद जिसने मांस धातु का दूषण किया। अब जैसे कि वो डॉक्टर श्वेता के पेशेंट थे, गैंग्रीन वाले थे, तो उनका गैंग्रीन वाला था, इरिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ जा रहे थे वो। मैंने क्या देखा कि क्लेद बहुत ज्यादा है, मतलब वो गैंग्रीन हो रहा है, सड़ रहा है। मैंने क्लेद को निकालने वाला दवाइयां दे दिया, जैसे सूक्ष्म त्रिफला वगैरह दे दिया मैंने। उसके बाद में मैंने देखा कि धात्वग्नि मंद है, तो मैंने धात्वग्नि को अच्छा करने वाली कुछ दवाइयां दे दी। तो इसीलिए तो वो गैंग्रीन ठीक हो रहा है। सबको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। चमत्कार नहीं हो रहा है, आयुर्वेद का हम संप्राप्ति भंग करके उसको साम्यावस्था में ला रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर रहे हैं, इसलिए तो वो ठीक हो रहे हैं पेशेंट। अच्छा, इसमें सर एक चीज और भी है, जैसे हमने अभी चर्चा की मूल स्थान की, इसकी उपधातु की चर्चा की, हमको मल का भी देखना चाहिए कि मल तो मलिनीकरणान मला, जो धातुओं को दूषित करे वो मल है। बराबर।
तो उसको शरीर से निकलना चाहिए। तो जैसे रस धातु का मल है, कफ है, जी कफ को निकलना चाहिए, नहीं निकल पाया तो उसने धातु का दूषण किया। ऐसे ही रक्त धातु का मल है, पित्त है, निकलना चाहिए उसको, नहीं निकल पाया तो उसने रक्त को दूषित किया। ऐसे ही स्वेद, जैसे जिनका मेद धातु की दुष्टि होती है, तो मेद धातु का जो मल है वो स्वेद है। तो जिनमें स्वेदन बहुत ज्यादा, स्वेदन कई लोगों का रुक जाता है, तो वो भी मेद धातु की दुष्टि का कारण बनता है। या कई बार कुष्ठ मात्रा रोग से कर देता है, कुष्ठ कुष्ठ रोग रोग कर कर देता है। हाँ, हाँ। कई बार मात्रा से अधिक स्वेदन भी दिक्कत करता है, तो ये दोनों ही मेद धातु की दुष्टि का कारण बनते हैं। जी तो ये उत्तरोत्तर दोष दोष से समूर्छना बनाने के लिए उसमें हमको आयुर्वेद का प्रिसाइज अप्रोच, मतलब केवल हमने धातु नहीं देखनी, धातु का मूल स्थान देखना, धातु के उपधातु, मल, तीनों चीजें देखनी। स्त्रोतस जैसे देखना है सबसे मेन। स्रोत, जैसे अस्थि धातु का है, अस्थि धातु का हमने, अस्थि धातु की जब हम बात करते हैं तो अस्थि धातु में पुरीश धरा कला को भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वहां की विकृति होती होगी। फिर अस्थि धातु की किसी के बाल झड़ रहे हैं तो भी हम अस्थि धातु पे ही जाते हैं कि भाई अस्थि धातु की उपधातु उसका बाल मल है ना, अस्थि का मल है, केश। मल है जी। और यह है अस्थि धरा कला, सैव पुरुष धरा कला, इसलिए हम लोग हाँ बस्ती देते हैं, तिक तक शीर जी बस्ती, तो जी। बाल अच्छे हो जाते हैं। हाँ, इसी नाखून देखते हैं, क्रैक्ड नेल्स आ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में जाता है अस्थि धरा की विकृति है। ऐसे ही दांत देखते हैं, दांतों में अगर जो दर्द वर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं अस्थि धरा कला की विकृति है। तो मतलब एक कंप्लीट बॉडी की जो हम लोग फिजियोलॉजी एलोपैथ में, मॉडर्न साइंस में पढ़ते थे, उससे कहीं बहुत ज्यादा प्रिसाइज अप्रोच लेके आयुर्वेद चल रहा है, अगर हम समझ पाए। और इसीलिए आयुर्वेद जो है हर व्याधि को ठीक कर देता है, एलोपैथी जी दबा के रखता है और कंटिन्यू चलते रहता है। जी सर। हाँ, जी तो यही इसी तरीके से सर थोड़ा थोड़ा अभी जितना सीखा है उस हिसाब से बना रहे अभी हैं। तो हमें बाकी और अभी आगे बढ़ना है, संप्राप्ति को और समझना है, और जी जी डीप में जाके समझ समझ के हमें आगे बढ़ना है। जी जी, अभी लगे ही पड़े हैं सर, आप लोगों के साथ में थोड़ा और ज्ञान मिलेगा जी जी बहुत सर मजा आ रहा है। नमस्कार। हाँ जी। सर, प्रणाम सर सर। सर हमारे क्लिनिकल मेथड्स बना जाए सर, इस तरफ, जैसे कि इजी हो जाएगा थोड़ा तो हम हमें। कर ही रहे हैं ना, उसी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं। जी सर। पहले क्या होता था ना कि पहले ये वैद्य लोग सिखाते ही नहीं थे ये सारा चीज, संप्राप्ति भंग करना, संप्राप्ति समझना, केवल हम एग्जैक्टली किताब सर। पढ़ते थे और उसके बाद में कोई थोड़ा फॉर्मूला दे दिया और प्रैक्टिस चलता था, इस पे चर्चा ही नहीं होता था, तो इसलिए तो प्रॉब्लम था। हाँ सर आप एक छोटा बुक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में निकालिए जो आप एक्सप्लेन करते हैं। एग्जैक्टली मैडम, मैं वही बोल रहा था। जी, और इन्होंने बहुत बढ़िया चीज बताया कि कभी कभी एक एक दोष दूषित होते हैं, कभी कभी दो दो दोष दूषित होते हैं, कभी कभी तीन तीन दोष दूषित होते हैं, कभी थोड़े थोड़े दोषों के कुछ ही जो अंशांश कल्पना से देखेंगे कि वायु का रुक्ष गुण है, शीत गुण है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा ही संप्राप्ति होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा व्यापक संप्राप्ति, बड़ा संप्राप्ति होता है, और फिर क्या होते हैं, संप्राप्ति से संप्राप्ति होते हैं, मतलब पहले छोटी संप्राप्ति हुआ, कोई व्याधि हुआ, उसके बाद में दूसरे स्रोतों में जाके बड़ी संप्राप्ति, फिर उसके बाद में तीसरी संप्राप्ति, फिर चौथी हुई, एक मतलब कॉम्प्लिकेशन पे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते गया। जैसे आकांक्षा में हमने बताया ना कि पहले ये हुआ था, ज्वर हुआ, फिर उसके बाद में इन्होंने जो बताया कि चिकनगुनिया के जॉइंट पेन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इस तरह से संप्राप्ति समझना पड़ता है हमें। सर इसमें एक चीज और भी, जैसे वात रोग बढ़ा हमारा जी, तो कहते हैं कि नास्ति पीड़ा बिना वातम, नास्ति दाहम बिना पित्तम, नास्ति कंडू बिना कफम। तो ये तो एक तो लाक्षणिक हिसाब से हो गया कि हम निकाल सकते हैं कि कब वात बढ़ा होगा, कब पित्त बढ़ा होगा, कब कफ बढ़ा होगा, मतलब बिना वात के कोई दर्द नहीं होता। ऐसे ही अगर जो हम रंगों के हिसाब से देखें तो श्याव वर्ण जो आपका आता है, कालापन, वो वात की वजह से आता है, पित्त की वजह से आपका पीलापन आता है, और कफ की वजह से थोड़ा व्हाइटनेस, सफेदी भी है जी। ऐसे ही शरीर के अंगों के आकार के हिसाब से देखें तो वात हमेशा अंगों को छोटा करता है, कफ बड़ा करता है। तो जैसे किसी को फाइब्रो एडिनोमा हो गया तो हम सोचेंगे कि ये पित्त की वजह से और वो कफ की वजह से, मतलब उसका साइज बढ़ रहा है।
किडनी का साइज छोटा हो गया। छोटा क्यों हुआ होगा? कहीं ना कहीं वात का इन्वॉल्वमेंट रहा है। किसी को गांठ बन रही है शरीर में, तो ये कहीं ना कहीं इसकी वजह कफ रही होगी। तो ये कुछ ऐसे ऐसे हमारे जो कि सभी बीमारियों में हम निकाल सकते हैं कि इसमें बढ़ा हुआ दोष कौन सा रहा होगा। जी सर, आपका थोड़ा मत जानना चाहूंगा। यही बात होता है ना, हम लोग यही देखते हैं ना कि जैसे गांठ बन रही है तो कफ मेद मांस इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। ग्रंथि तो ऐसे बनती नहीं है, ये इसका तो इन्वॉल्वमेंट होता ही है। आप जी तो जी बराबर जी है। ये जी तो हम आगे और पढ़ने ही वाले हैं। जी जी और बताइए आप लोग। डॉक्टर नताशा जी, आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? डॉक्टर रविशंकर मिश्रा जी, शर्मा जी, बताइए। आप लोग अपना अपना मत बताइए, कुछ पेशेंट के हिसाब से आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कैसे डायग्नोस किया, कैसे क्या किया। डॉक्टर पूजा जी, डॉक्टर मनोज कुमार जी, डॉक्टर कन्वल देओल जी, आप कुछ बताइए इस पर। कुछ पेशेंट का एग्जाम्पल देके अगर बताना चाहें तो बताइए। अगर आप लोग चर्चा नहीं करेंगे तो क्या केवल अंजना मैम बोलेंगी और सरोज मिश्रा जी बोलेंगे तो नहीं होगा। सब लोग को बोलना चाहिए ना। हेलो सर। हाँ जी बताइए सर। सर एक केस मेरे पास आया था, ये बहुत क्रानिक किस्म का था। 5-7 साल से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। ये दिल दिल्ली की किसी प्रतिष्ठित संस्थान में। तो ये इसको मैंने हिस्ट्री लेना शुरू किया तो पता चला कि वो 7 साल की अवस्था में इसको सिर पर चोट लग गई थी। अच्छा। और उसके बाद फिर पानी में डूब रही थी कि वो उसके दौरान बहुत चिल्लाई थी। तब से इसको 7 साल पहले की बात है। तो बहुत इसको मैंने देखा तो उसको बहुत बहुत ज्यादा वो अपना रजिस्टर वगैरह लेके आई थी, पूरा मोटी फाइल लेके आई थी, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मैंने देखा मुझे सिर्फ बात का प्रकोप लगा उसको। जैसे उसको चक्कर आ रहे थे, सिरसूल था, वेदना थी, कपकपी आ रही थी, ये सब कुछ था। तो मैंने सिर्फ बात उसको वो बात का प्रकोप समझ के उसका ट्रीटमेंट किया सर। उसमें मैंने महायुगराज और ये सिर में शोथ था, उसमें जो टेस्ट में उन्होंने बताया था कैल्शियम का प्लेग कुछ बन गया है, ऐसा कुछ है। और तो मैंने इसके लिए महायुगराज और 10 मूल मेन ट्रीटमेंट उसको दिया हुआ था। साथ में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में चक्कर आए थे, संकुष्टि दिया था, फिर कंचनार कुष्टि दिया था, सिरसुलादी वज्र और गोदंती दिया था। सर इसमें ये 10 दिन देने के बाद वो इतने क्रानिक केस और ये पूरी तरह से नॉर्मल है। इस समय आई थी, कल फिर आई थी लेने दवा, तो पूरी तरह से नहीं से पूरी तरह सही है। तो सिर्फ बात का कुछ मुझे समझ में आया, उतना मैंने ट्रीटमेंट किया। जी आपने सही किया सर, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे ही आप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और हमें भी बताते रहिए। बताइए सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे ही अभी इन्होंने बताया कि बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली। एक्चुअली जब पेशेंट हमारे पास आता है और बहुत सारी मोटी फाइल लेके आता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं आप उसको देख के उससे कुछ गाइडलाइन मिल सकती है, लेकिन कंफ्यूजन होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो ज्यादा अच्छा है कि पहले उसके सिम्टम्स सुन के, जैसे सरोज मिश्रा सर ने भी एक्सप्लेन किया कि हमें कैसे दोष, दुष्य, आश्रय, है ना, मल, इन सबका ये करके अपना एक डायग्नोसिस बनाना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो एक बार उसकी जो अगर डायग्नोस्टिक कुछ आई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, उसको देख के कुछ आपको अगर सपोर्ट मिलती है तो लो। तो हमारे यहाँ पे हम यही करते हैं। लोग ऐसे मोटे मोटे फाइल्स लेके आते हैं तो उनको हम यही बोलते हैं कि आप इसको पहले साइड में रखो, पहले आप बताओ आपको प्रॉब्लम क्या है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस उसका बनाते हैं। जी हमारे सर ने, जमदग्नि सर ने यही चीज सिखाया है कि फाइल पहले साइड में रखो, अपने हिसाब से डायग्नोस करो और फिर फाइल का हम सपोर्ट लेते हैं। हम फाइल के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हमें समझ ही नहीं आएगा। इसमें कई बार मोनिका मैम कंफ्यूजन भी हो जाता है कि जो दूसरे डॉक्टर्स का अप्रोच रहा होता है किसी पेशेंट की बीमारी को पैथोजेनेसिस निकालने को लेके, हम उसके अप्रोच की तरफ गाइडेड हो जाते हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा खुद का अप्रोच क्या बनेगा पेशेंट से सिम्टम्स वगैरह लेने के बाद, कंप्लेंट्स लेने के बाद, तो वो अप्रोच कहीं ना कहीं अगर जो हम पहले फाइल देख लेंगे तो शायद मिसिंग हो जाएगा। जी वही सर, इन्होंने वही बताया ना कि इन्होंने उसको यही समझा कि उसके सब डूबे, ये हुआ वो हुआ, लेकिन इन्होंने उसमें से वही निकाल के लेके आया कि जो सिम्टम है वो वात के हैं, तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, और उससे उनको सफलता मिली। हाँ सही जी। और क्योंकि आयुर्वेद का कुछ अलग अप्रोच है और एलोपैथी का देखने का अलग दृष्टिकोण है,
अगर हम जी सर। एलोपैथी के हिसाब से आयुर्वेद को घुसाएंगे तो कभी भी उतना सक्सेस रेट नहीं मिलेगा। कई बार आवश्यकता जरूर पड़ जाती है कि कोई नई व्याधि है तो उसके बारे में अगर जो जानकारी लेना बराबर। चाहे, हाँ, तब उस समय तो थोड़ा सा मदद मिल जाती है, लेकिन हमेशा वही नहीं करना उचित है। जी। और किसी सर को कुछ प्रणाम सर, बोलना है मैं तो कुछ बोलना बोलिए। चाहता हूँ। जी बोलिए। सर संप्राप्ति पे काम करने का एक जो सबसे बड़ा फायदा है सर, वो जो मैंने महसूस किया है वो ये है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो आजकल खत्म होता जा रहा है सर, जो एलोपैथ लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो हम आयुर्वेद वालों के लिए जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रांग बनता है सर। क्योंकि होता ये है कि जब हम किसी भी रोग की संप्राप्ति बनाने के लिए पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो सबसे पहले पेशेंट को ये आश्चर्य होता है कि इतनी बातें तो आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछी। मतलब आप कब खाते हो, क्या खाते हो, आप कब सोते हो, कब जागते हो, क्योंकि हमारे इसमें इन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जी। किसी भी रोग की संप्राप्ति बनाने में सर ये सबसे बड़ा एक स्ट्रांग पॉइंट होता है, जो हमारा एक हमारे समाज में हमारी जो इमेज बनाता है उसको बहुत सपोर्ट करता है कि जब हम संप्राप्ति पे काम करते हैं तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो बहुत और स्ट्रांग मेन वो बनती है। पेशेंट समझता है और कि हमारी बीमारी को समझ रहे हैं, ये केवल कमर्शियल नहीं है बराबर है कि ये सर, टेस्ट वो टेस्ट ऐसा है वैसा। बराबर है सर। क्योंकि उसका आज विश्वास बढ़ता पेशेंट है। जो आते हैं सर तो हाँ जी, उनको उनका एक यही रहता है सर कि उनको कोई सुनता कोई नहीं है। क्योंकि एलोपैथ का ये देखा गया है कि जब पेशेंट बोलना चालू करता है और यदि वो दो चीज भी अपनी तरफ से कुछ बोले तो उसको वो चुप करके और उसको बिठा देते हैं, तो उसके मन को कहीं ना कहीं आहत जैसा महसूस करता है वो सर। और हमारे सामने जब वो बोलता है हम उसको पेशेंटली सुनते हैं संप्राप्ति बनाने के लिए, तो एक ये बहुत अच्छी स्ट्रांग पेशेंट डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग करता है सर। और जी। उसी के सिद्धांत को चलते पे हम बहुत सिंपल चीज देकर के उसकी बहुत बड़ी बड़ी तकलीफों को, जिसमें कि उसका बहुत पैसा और समय खर्च हो चुका होता है, और उसको हम दूसरा ठीक कर बात देते है हैं। कि पेशेंट जब ठीक हो जाते हैं तो जिंदगी भर याद रखता है। जैसे विकास जी बराबर है ने सर। पेशेंट ठीक कर दिया तो बोलेंगे अच्छा वो डॉक्टर कितना बढ़िया था कि हमको परमानेंट ठीक कर दिया, उसने समझ के जी सब हाँ किया। सर। जी सर। विश्वास बढ़ता है इससे। जी। सर डॉक्टर मोनिका जी कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी सर। सर एक केस मैं अभी बता रही थी आपको, उनको मैं लेके भी आऊंगी। हाँ। सर वो दिल्ली में है और 11 साल का बच्चा है और उसको हेडेक है। मतलब बहुत तेज सिर में दर्द होता है उसको, और उसके अलावा कोई और सिम्टम नहीं है उसको मेजरली, सिर में दर्द होता है बस। तो उन्होंने उसको आई वाले डॉक्टर को दिखा लिया, उसको उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, उसके बाद उन्होंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, लेकिन अभी तक कोई भी उनका ये डायग्नोसिस बना नहीं पाया। तो मुझसे वो मिले तो वो कहते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे को क्या हुआ है, लेकिन दर्द रोज होता है उसको। तो तो सर उसमें देखिए ना, मैंने आप सर अपान मैंने वायु की उनसे सिर्फ दृष्टि। 2 चीजें पूछी, दैट्स व्हाट। हाँ। मैंने उनसे सिर्फ 2 चीजें पूछी, उसको मोशन क्लियर होता है एक तो ये, और दूसरा वो खाता क्या है। सर वो बोल रहे हैं कि हमसे किसी ने नहीं ये बात पूछी। तो आई वाज सो सरप्राइज कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो कि काम ही गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पे कर रहा है, वो भी नहीं देख रहा है। उन्होंने उस खाली उसको ये किया, उसको एक ने न्यूरोलॉजिस्ट ने एमआरआई ब्रेन करवाया और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने सर अल्ट्रासाउंड तक नहीं करवाया उसका, और उससे जस्ट बात किया और उसको बोला नहीं नहीं ये मेरा केस नहीं है, इसको फिजिशियन के पास लेके जाओ। तो वो मुझे बोल रहे थे, कहते क्या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट फिजिशियन की पढ़ाई नहीं पढ़ता है क्या? तो मैंने कहा नहीं, एमबीबीएस तो सभी लोग करते हैं। उसके बाद ठीक है, उसने एमडी नहीं किया, उसने अपना गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का कर लिया एमडी, तो उतना ही डिफरेंस है। कहते नहीं, उसने मुझे बोला कि आप फिजिशियन के पास जाओ, मेरे पास इसका इलाज नहीं है, और पिछले 6 महीने से उस बच्चे को सिर में दर्द है। तो मैंने अभी उनको बोला था कि मैं आपको मेरे हिसाब से इसका, और सर खान पान की पूरी प्रॉब्लम मिली उसकी। वो बच्चा रोज चिप्स खाता है और चिप्स का जो मसाला होता है वो भी चाट चाट के खाता है, एंड ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ दैट, चॉकलेट्स खाता है और उसका वही डाइट है। और दूसरा सर जो उसमें प्रॉब्लम मिला, वो मिला कि वो बच्चा थोड़ा एडीएचडी की तरफ है, क्योंकि घर में उसको अटेंशन बहुत ज्यादा मिलती है और उसके माइलस्टोन लिटिल डिलेड हैं। मतलब वो उतनी समझ नहीं है उसके अंदर, पढ़ाई को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और दूसरा जो उसके अंदर इशू मिला मेरे को, ये कि वो बच्चों के साथ खेलने जाता है तो बच्चे उसको अपने साथ खिलाते नहीं है, तो ही इज एक्चुअली कॉर्नर्ड। वो बहुत ही अपने आप को ना ये फील करता है कि मेरे को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं लोग, और उस चीज में वो कहीं ना कहीं वहां पे उस बच्चे को प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, मेरे को समझ आ गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक, मतलब हमारा एक पूरा एक पैनल है, उसमें आपको मैं बुलाऊंगी, उसमें डिस्कशन होती है, तो वहां पे भी आप एक बार आके अपना केस प्रेजेंट कीजिएगा, एंड यू विल गेट टू नो कि क्या आपको इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, क्या दवाइयां ले सकते हो। तो सर वो आज या कल में आएंगे, तो मैं उनको संभाषा में लेके आऊंगी। ठीक है, लेकिन आपने जो जो बताया उससे मैं बता रहा हूँ, एक तो उसकी अपान वायु की दृष्टि है, क्योंकि जी कटु रस सर। बहुत ज्यादा सेवन हो रहा है, मसाले चाट चाट के खाता है, और जो जी चॉकलेट्स सर। वगैरह खा रहा है वो पेट साफ नहीं होता है उसका,
ठीक से। जी सर। अपान सर वायु वो यही बोल रहे हैं कि उन डॉक्टर्स ने पूछा ही नहीं कभी बाउल हैबिट्स के बारे में, तो मुझे इतना स्ट्रेंज लगा ये चीज के, मतलब ये तो बेसिक क्वेश्चंस है। मैंने कहा सर हमारे आयुर्वेद में सिंपल सी बात है, अगर आपकी मल प्रवृत्ति ठीक है, आपको भूख ठीक लग रही है, आपको नींद ठीक आ रही है, आप स्वस्थ हैं। तो ये 3 चीजें तो बेसिक है। और दूसरा आपने कहा कि उसको बच्चे खिलाते नहीं है, तो बोलते हैं ना जी काम सर। शोक भयाद वायु, भय हाँ है, जी उससे वायु का जी प्रकोप होगा ही। पित्त भी बढ़ा है, जी कफ सर। वायु भी बढ़ा हुआ है, पित्त और वायु, जी सर। तो इसीलिए। जी सर। जी सर। और आप ही उनको ठीक कर सकती हैं मोनिका जी, परमानेंट ठीक कर जी सर डेफिनेटली सर, बिल्कुल कुछ ज्यादा है नहीं सर, वो बहुत आराम से ठीक हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ये होता है सर कि उनको ये हो जाएगा ना, क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा के आए हैं, अब उनको एक पैनल से बात करवाएंगे तो उनको और कॉन्फिडेंस आएगा हाँ। कि यस ये है। और हम आयुष दर्पण में कितने चैलेंजिंग केसेस सॉल्व किए हैं। ये तो बहुत छोटा है सर, उसके सामने जो अमृता मैम और सब करते हैं उनके सामने बहुत छोटा है। ये मैम, रवि same- कुमार जी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कुछ, चैट बॉक्स में देखिए, मेरे से एक मिनट सर, चैट बॉक्स देखिए। ADHD, अच्छा सर ये वो है हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम होता है ना जो बच्चों में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, ADHD भी बोलते हैं इसको। ऑटिज्म जी स्पेक्ट्रल डिसऑर्डर। मैम हाँ जी सेम हाँ एक जी। केस मैंने भी, मतलब अभी मेरे पास भी आया था। मतलब उस पेशेंट को समझ लीजिए वो 5 साल से गृहिणी से मतलब परेशान था, गृहिणी से। और वो पता नहीं कहाँ कहाँ दिखा के आया था पेशेंट। और सबसे बड़ी बात कि उसको बीच में कभी प्रॉब्लम हुई थी कि उसको मतलब यूरेटर में उसका बहुत मतलब श्रिंक हो गई थी। तो उसके लिए कुछ कुछ उन्होंने बताया था और डायग्नोस करके उन्होंने ऑपरेशन बताया था। जबकि मतलब उसके MRI वगैरह में कहीं वो शो नहीं कर रहा था, बट उसको क्योंकि यूरिन बहुत क्लियरली पास नहीं होती तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था। उसके बाद फिर 6 महीने ऑपरेशन के बाद 1 साल के बाद उसको फिर से प्रॉब्लम रिपीट हो गई। वो फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है फिर से ऑपरेशन करा लीजिए। ठीक है, मतलब वो इतना परेशान हो गया था। मतलब फिर उसने उसके तब तक उसको ये नहीं पता था कि आयुर्वेद में भी इसका ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि आजकल अभी भी लोगों को थोड़ा सा ये है कि पता नहीं आयुर्वेद के पास इन सब चीजों का, क्रॉनिक चीजों का ट्रीटमेंट है कि नहीं। बट स्टिल जब मतलब उसकी हिस्ट्री जब मैंने कायदे से ली, तब उसमें उसको वेग धारण की बहुत आदत थी, इवन मोशंस और यूरिन के लिए। तो वहीं से उसकी संप्राप्ति वहां पे मैं जहाँ भंग की तो पेशेंट को आराम मतलब तुरंत, मतलब उसको अभी भी वो सिम्टम थे तो पेशेंट को आराम हो गया। बट इवन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट वगैरह कहीं पे भी वो गया, किसी ने पेशेंट को 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन बस लिख दी, MRI और अल्ट्रासाउंड, डेट्स ऑल। कभी पेशेंट से कोई हिस्ट्री नहीं ली गई कि वेग धारण या कुछ भी कहीं कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल इसका बहुत बड़ा इफेक्ट मिलता है। और मुझे आकांक्षा जी पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं। क्यों अच्छी लगती है वो बता रहा हूँ कि ना, ये इनकी जो एक मैडम है गौरी बोरकर मैडम, उनके क्लास में भी जाके और पूरा शास्त्रों को बार बार रिपीट पढ़ती हैं, मराठी में समझती हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि आकांक्षा मैम एक बड़ी डॉक्टर हो गई तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया, अभी भी पढ़ती हैं, तो इसलिए मुझे अच्छी लगती है सर। और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा देती है वो, और ट्रीटमेंट भी सिंपल बता। हाँ सर मैं बड़ी डॉक्टर तो हुई नहीं, मेरी तो प्रैक्टिस अभी बहुत दिनों से बच्चों के कारण छूट गई थी, अभी तो मैंने फिर से शुरू की लेकिन है। जो भी करती है समझ के करती है ना, अच्छे से आपका समझ अप्रोच के। बहुत अच्छा है आकांक्षा मैम। थैंक यू सर। आकांक्षा मैम एक चीज और भी बताते हैं, जैसे हमारे कुछ जो हमारे फ्रेटर्निटी आयुर्वेद की है, तो वो एक एम्फेसिस देते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट कितने देखे आपने। ठीक है, आपका एवेल्युएशन उसके आधार पे किया जाता है कि आपने कितने नंबर ऑफ पेशेंट देखे, तो आप उतने बड़े डॉक्टर हैं। जबकि बेसिकली होना क्या चाहिए कि आप अगर जो एक मरीज ढंग से देख रहे हो, उसकी पूरी बात सुन रहे हो, तो उसमें समय लगना है। काउंसलिंग पूरी कर रहे हो तो समय लगना है, आप उसकी संप्राप्ति बना रहे हो, समय लगना है। तो नंबर ऑफ पेशेंट के आधार पे नहीं, आपने क्वालिटी कितने, अच्छा होना चाहिए, क्वांटिटी अच्छा नहीं होना जी, चाहिए। वही क्वांटिटी पे ना देखे, क्वालिटी देखिए। तो हमारे यहाँ पे कि नंबर ऑफ पेशेंट कितने देखे, कि कितना ये किया, वो क्वांटिटी बेस्ड हो रहा है, और वो कहीं ना ठीक किया, वो इम्पोर्टेंट है जी, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो जी। ये थोड़ा सा और कहना चाह रहा हूँ जी सर, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। हमारे अधिकारी लोग कहते हैं कि आप नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ाइए सर। जी। वही गवर्नमेंट जी सिस्टम में ये बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ, यूपी में प्रोग्राम चलता है आयुष साहब के द्वारा। जी सर जी क्षमा चाहूंगा, तो अष्टांग हृदय का समय हो गया, सभी लोग अष्टांग हृदय में आइए फिर जी। इसको मैं अभी बंद जी सर। हाँ, नवीन बहुत प्रणाम। हाँ आप ही बंद